नेक्स्ट मॉर्निंग सिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अक्षत उसे एकदम छोटे बच्चे की तरह जकड़ के सोया हुआ था। वो कुछ देर अपने पतिदेव के चेहरे को निहारती है, फिर उसके हाथों को अपनी कमर से हटा के बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो रेडी होके किचन में चली जाती है। अक्षत रात को लेट सोया था, इसलिए वो अभी तक सो रहा था। सिया अक्षत के लिए कॉफी रेडी करके एक सर्वेंट के हाथों, जिसका नाम मनोज था, भेज देती है। मनोज कॉफी लेकर आता है और साइड टेबल पे रख देता है और अक्षत को आवाज लगता है। अक्षत काफी गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे मनोज की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। लेकिन मनोज को सिया ने बोला था कि वो अक्षत को उठाए बिना ना आए, वरना उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मनोज थोड़ा झुक के अक्षत को हिलाता है कि अक्षत थोड़ी आंखें खोल के देखता है, लेकिन सामने खड़े इंसान को देख के उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खुल जाती है, क्योंकि सामने खड़े इंसान को देख के उसे एक ही लाइन याद आ रही थी, मूंछ हो तो नाथूलाल जैसी। अक्षत एक झटके से उठ के बैठ जाता है और मनोज को जाने का इशारा करता है। मनोज के जाने के बाद अक्षत खुद से ही बात करते हुए बोला, किसी को यमराज के पास पहुंचाना हो तो सुबह इसकी मूंछ देख ले, फांसी के लिए रस्सी की भी जरूरत ना पड़े। और ये बीवी कहा गई, जब मैंने इसे बोला था कि मेरी कॉफी खुद लेके आए, फिर इसने मुझे इग्नोर किया कैसे। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ऊपर से इस नाथूलाल को भेज दिया। मुझे सुबह सुबह मिनी हार्ट अटैक आ गया। थोड़ी देर खुद से बात करके जब उसका मन भर जाता है तो वो उठ के बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग रेडी होके नाश्ते के लिए आ जाते हैं। सिया को अक्षत के फेस से ही समझ आ रहा था कि वो नाराज है, लेकिन उसे नाश्ता बनाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने मनोज को भेजा था। अक्षत बिना उसकी ओर देखे ही नाश्ता करने लगा, जो सिया भी बखूबी समझ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक शर्त आती है और वो थोड़ा जोर से बोली, ए जी सुनिए, आप और पराठा लेंगे क्या? सिया की बात सुन के सबकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है। वही बेचारा अक्षत जो जूस पी रहा था, वो सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो आंखें फाड़े अपनी प्यारी बीवी को देखने लगता है। फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, बीवी तुम क्या चाहती हो कि मैं आज ही भगवान को प्यारा हो जाऊं? मुझे ये मिनी हार्ट अटैक देना बंद करो। सिया जल्दी से अपना सिरना में हिलाती हुई बोली, नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे अगर कोई भूल हो गई है तो मुझे अपनी दासी समझ के माफ कर दीजिए। सिया की बात सुन के सब मुंह दबाए हंसने लगते हैं। वही अक्षत को समझ आ जाता है कि आज उसकी बीवी उसकी फिरकी लेने के मूड में है। वो सबको घूर के देखता है तो सबकी हंसी उनके मुंह में ही दब जाती है और फिर मन ही मन बोला, बीवी तुम ऑफिस तो आओ, फिर निकलता हूँ तुम्हारा ये सारा पत्नी धर्म। वो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके बाहर जाते हुए बोला, तुम विराज के साथ आ जाना, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस आऊंगा। वही उसके जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अर्नव और विराज जल्दी से सिया के पास जाके उसे साइड हग करके बोले, भाभी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हिटलर सबकी बोलती बंद करता है और आज तो आपने उसके मुंह में ही साइलेंसर लगा दिया। एक बार फिर सब हंसने लगते हैं। वही सिया अपने चेहरे पे नकली हंसी लाते हुए बोली, मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब लग रहा है कि क्यों बोला। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस आंखों से ही मुझे जला के बोलेगा, ओम भट्ट स्वाहा। पता नहीं ऑफिस में क्या हाल करेगा वो आज मेरा। सिया और विराज दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही अक्षत भी अपनी मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। उसकी मीटिंग मिस्टर नारायण के साथ होने वाली थी। ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर ये उसे मिलता है तो उसकी कंपनी को काफी प्रॉफिट होता। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वही सिया और विराज ऑफिस पहुंच जाते हैं। सिया अक्षत के केबिन में जाके काम करने लगती है और विराज अपने केबिन में चला जाता है। प्रिया पहले ही विराज के केबिन में होती है। वो विराज को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। विराज को आज प्रिया कुछ बदली बदली लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुप ही रहता है। प्रिया भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती, या ये कह सकते हैं कि उसे इग्नोर कर रही थी।
कल जो भी हुआ उसके बाद वो विराज को इग्नोर कर रही थी। विराज भी ये देख रहा था कि प्रिया उसे इग्नोर कर रही है। वो भी अपना काम करने लग जाता है। लेकिन उसे तो प्रिया की चपड़ चपड़ की आदत हो गई थी। वो थोड़ी देर तो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो उसे परेशान करने के लिए बोला, क्या बात है अनारकली, क्या तुम्हारा जहर खत्म हो गया है जो तुम आज मुझे डस नहीं रही। प्रिया को विराज की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर लेती है और चुप ही रहती है। प्रिया को जवाब ना देता देख अब विराज को गुस्सा आने लगता है। वो फिर से अपना काम करने का दिखावा करने लगता है। लेकिन उसे तो प्रिया से लड़ाई करनी थी। उसे कहाँ चैन आता। वो प्रिया की बातों को बड़ा मिस कर रहा था, इसलिए वो प्रिया को और गुस्सा दिलाने लगता है। कभी उसे कॉफी के लिए बोलता और जब लेके आती तो उसे ठंडी है कहकर वापस कर देता। कभी उससे पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स को फिर से रीड करवाता, कभी कुछ और। प्रिया को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल ही करके रखती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार उसको कुछ बोलना शुरू कर दिया तो फिर उन दोनों की लड़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और कल का सीन याद करके वो आज विराज से पंगा नहीं लेना चाहती थी। विराज फ्रस्ट्रेशन से फुल होके गुस्से से केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया चैन की सांस लेती है और अपने कंधे थपथपाते हुए बोली, वेल डन प्रिया, तूने कर दिखाया। इस चमगादड़ से दूर ही रह, जैसे इसने तेरी फर्स्ट किस चुरा ली। पता नहीं ये बूढ़ा कबाड़ी और क्या कर दे तेरे साथ। तू उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट का रिस्क नहीं ले सकती, पता नहीं कब उसका फ्यूज उड़ जाए, फिर तेरा क्या होगा। प्रिया अपने मन के ख्यालों को आगे बढ़ा पाती कि उससे पहले ही विराज गुस्से से केबिन में आता है और उसकी कमर पकड़ के उसको दीवार से लगा देता है और उसे किस करने लगता है। प्रिया उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन चूहिया सिर्फ पहाड़ खोद सकती है, उसको हिला नहीं सकती। कुछ देर में विराज का गुस्सा शांत होता है और वो प्रिया के होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, अपना ये मौन व्रत तोड़ो और मुझसे लड़ाई करो। समझी, अगर आज के बाद तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। और अगर अब तुमने ये अपने मुंह से साइलेंसर नहीं हटाया तो जो मैं हमारी फर्स्ट नाइट पे तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो आज ही कर दूंगा। और मुझे केबिन की इस टेबल पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बस अपना सोच लो। फिर अगर उठने की हिम्मत ना रहे तुम्हारी तो मुझे दोष बिल्कुल मत देना, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब कर दिया है तुमने। इतना बोल के विराज वहां से निकल जाता है। वही प्रिया उसकी बातें सुन के शर्म से पानी पानी हो गई थी। वही अक्षत अपनी मीटिंग खत्म करके ऑफिस वापस आ जाता है। वो अपने केबिन में जाता है और देखता है कि सिया काम में डूबी हुई है। सिया को देख के उसे सुबह वाली उसकी सारी हरकत याद आ जाती है, मूंछों से लेके पति परमेश्वर तक। और अब परेशान होने की बारी सिया की थी। वो अंदर जाता है। किसी के केबिन में होने की आवाज से सिया का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें उठा के देखती है। सामने अक्षत उसे ही घूरे जा रहा था और उसको ऐसे देख के सिया की जान हल्क में अटक रही थी। वो अपना स्लाइवा अंदर ले जाते हुए खड़ी हो जाती है और अपने कोलगेट वाले दांतों का प्रचार करते हुए अक्षत को गुड मॉर्निंग बोली। अक्षत उसके पास जाते हुए बोला, सुबह तो बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें बीवी। बड़ा पति परमेश्वर कर रही थी, बहुत पत्नीवर्ता बन रही थी। अक्षत के पास आने से सिया वही सोफे पे ही गिर जाती है। अक्षत उस पे झुकता है और उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को रख के बोला, बीवी पत्नी के तो बहुत सारे धर्म होते हैं। पति को खुश रखना भी पत्नी का धर्म होता है, तुम्हें तो पता ही है। उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखना भी पत्नी का धर्म होता है। सिया को उसकी डबल मीनिंग बातें सुन के पसीने आने लगते हैं। वो हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओह कम ऑन बेबी, तुम बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। वैसे भी अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, कभी ना कभी तो ये सब होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? वैसे भी ऑफिस में करना थोड़ा एडवेंचर्स होगा।
इतना बोल के अक्षत अपनी शर्ट के बटन खुलते हुए उसके पास जाने लगता है कि सिया जल्दी से ना चिल्लाते हुए उसे धक्का दे के भागने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। दोनों ही एक साथ सोफे पे गिर जाते हैं। सिया अक्षत के ऊपर होती है। वो कुछ रिएक्ट कर पाते कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और प्रिया अपनी ही धुन में अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अब तक अक्षत नहीं आया है और उसकी दोस्त वहां अकेले होगी। लेकिन सामने का नजारा देख के उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोली, सिया मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माना बॉस हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उन्हें सेड्यूस करे। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में जो तुझे मैं नहीं दिखाई दी। वैसे भी कई तुझसे छोटी हूं तो पहला नंबर कायदे से मेरा होना था। वही सिया और अक्षत मुंह फाड़े उसे देखे जा रहे थे। अक्षत के केबिन में अक्षत सिया को परेशान किए जा रहा था कि सिया उसे थोड़ा धक्का देके जाने लगती है कि अक्षत सिया का हाथ पकड़ के खींच लेता है और वो संभल नहीं पाते और सोफे पे गिर जाते हैं। सिया अक्षत के ऊपर होती है। देखने से ऐसे लग रहा था कि सिया अक्षत को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और प्रिया बिना देखे ही अंदर घुस जाती है। लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, हेमा माताजी ये क्या दिखा दिया मुझे। ये देखने से पहले केबिन का डोर बंद क्यों नहीं हो गया। प्रिया को सामने देख के सिया के होश उड़ गए थे। वही अक्षत को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अक्षत सिया को उठाने में हेल्प करता है, आया जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अपना काम करने लग जाता है। प्रिया मुंह फाड़े देखे जा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। अक्षत ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो एक्सेस ही ना करती जो वहां। वही सिया के पसीने छूटे जा रहे थे कि अब वो अपनी इस एंग्री बर्ड दोस्त को कैसे सब समझाएगी। तब तक विराज भी वहां आ जाता है। वो प्रिया को अक्षत के केबिन में देख के बोलने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिया का पारा पहले ही हाई हो चुका था, बाकी की कसर विराज ने पूरी कर दी थी। प्रिया को विराज की सारी हरकतें याद आ रही थी। वो गुस्से से विराज के पास जाती है और उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सुनो मिस्टर बूढ़े कबाड़ी, मेरा दिमाग पहले ही गर्म है, मुझे मेरी दोस्त से बात करनी है, तो अपना ये गटर जैसा मुंह बंद ही रखो। प्रिया की बातें सुन के विराज को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा कंट्रोल करके अपने दांत पिसते हुए बोला, लेकिन मैंने किया क्या है। उसकी बात सुन के प्रिया बोली, सुनो मिस्टर, बिना जूस के टिंडे, बिन पैंदे के लोटे, घिसे हुए साबुन अपना मुंह बंद करके रखो, वरना तुम्हें अभी यह से उठा के फेंक दूंगी। अगर फिर भी तुम बच गए तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दूंगी। विराज कुछ बोलने को होता है कि अक्षत उसे इशारे से रोक देता है। विराज से निबट के प्रिया सिया की ओर मुड़ती है और अपनी एक आईब्रो उठा के उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। सिया आगे आई और प्रिया को पानी का ग्लास देते हुए बोली, पहले तू शांत हो जा, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। प्रिया शान से अपने सर को ऊपर उठते हुए बोली, जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ का पानी भी पीना मुझे गवारा नहीं है। वही प्रिया के इतने भरी भरकम डायलॉग से विराज और अक्षत दोनों को हो चक्कर आने लगते हैं, पर सिया तो मुंह में दही जमाए खड़ी थी। अब कुछ बोलोगी या नहीं, प्रिया आगे बोली। सिया बेचारा सा मुंह बना के अक्षत की ओर देखती है, जैसे बोल रही हो, इस मुसीबत में तुमने मुझे डाला है तो तुम ही मुझे बाहर निकालो। लेकिन अक्षत उसे मुस्कुराते हुए एक आंख मार देता है और अपने हाथ खड़े कर देता है, जैसे बोल रहा हो, तुम्हारी दोस्त है, तुम ही जानो, और वापस अपना काम करने लगता है। सिया प्रिया को सोफे पे बैठती है और थोड़ा डरते हुए बोली, मेरी शादी हो गई है। प्रिया शोक से खड़े होते हुए चिल्लाती है, क्या, कब, किससे। कहीं तुमने किसी बूढ़े से शादी तो नहीं कर की है। अरे उससे अच्छा तो शिवम है। अक्षत को खुद के लिए बूढ़ा सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी चेयर पे बैठा बैठा ही थोड़ा जोर से बोला, उसकी शादी मुझसे हुई है, और तुम्हें मैं किस एंगल से बूढ़ा लगता हो। प्रिया अक्षत की बात सुन के बेहोश हो जाती है। विराज और सिया उसे सोफे और लेटाते हैं और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें डालते हैं।
थोड़ी देर में प्रिया को होश आता है और वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है और सिया को गले लगा लेती है और बोली, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मिसेस सिया अक्षत सिंघानिया बन गई है। प्रिया खुशी से पागल हो गई थी। सिया प्रिया को बैठा देती है और उसे सारी स्टोरी सुना देती है। पूरी बात सुनने बाद प्रिया विराज की ओर घूर के देखती है, जैसे बोलना चाह रही हो, दोनों भाई एक जैसे ही है, जबरदस्ती करने वाले शैतान। वो चारों थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसी के बाद विराज और प्रिया अपने केबिन में चले जाते हैं और सिया और अक्षत अपना काम करने लगते हैं। लेकिन सिया अक्षत से थोड़ा नाराज हो गई थी। ऊपर से उसे बीती बातें भी याद आ गई थी, तो वो थोड़ा अपसेट हो गई। दोपहर से शाम हो जाती है और सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर को निकल जाते हैं। आज प्रिया को विराज जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। वक्त तो वो भी विराज के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना तो हम लड़कियों का परम सिद्ध अधिकार होता है। थोड़ी सी गालियां विराज को सुनाने के बाद प्रिया का पेट डिनर के लिए खाली हो गया और वो विराज के साथ निकल जाती है। वही ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आर्यन अपनी कार में बैठा सिया का इंतजार कर रहा था। क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिया यही काम करती है, तो वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वहां बैठा हुआ था। पर उसे क्या पता था कि उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली, क्योंकि उस दाल में तो अक्षत पहले ही अपने प्यार की सीटी बजा चुका था। सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद कुछ देर में अक्षत भी सिया के साथ निकल जाता है, लेकिन उसकी कार के अंदर का नजारा कोई नहीं देख सकता था, तो आर्यन को पता नहीं चलता कि अंदर सिया भी है। लेकिन अक्षत ने उसे देख लिया था और गुस्से से उसकी मुठिया भीज गई थी। वही इन सब से बेखबर आर्यन सिया का वेट करता रहता है। वही सिया अक्षत से नाराज थी, क्योंकि ऑफिस में उसकी मनमानी की वजह से उसे कितनी शर्मिंदगी हुई थी प्रिया के सामने। वो पूरे रास्ते अक्षत से बिल्कुल बात नहीं करती। घर जाकर सिया सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे अक्षत भी आ जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। लेकिन सिया उससे नाराज थी, तो उसे इग्नोर करके बाथरूम में जाने लगती है कि तभी अक्षत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिया अक्षत के सडन एक्शन से थोड़ा डर जाती है और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। अक्षत बेशर्मी से बोला, वो क्या है ना बीवी, पानी की कितनी शॉर्टेज चल रही है, तो हम दोनों साथ में नहाते हैं और थोड़ा पानी बचाते हैं। उसकी बात सुन के ही सिया की बॉडी गर्म होने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपना सरना में हिला देती है। अक्षत सिया की बातों को पूरा इग्नोर कर देता है और उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। सिया वहां से जाने लगती है कि अक्षत उसकी कमर पकड़ के खुद से चिपका लेता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही अपने एक हाथ से अपनी शर्ट का बटन खोल के अपनी शर्ट निकाल देता है। अक्षत के हाथ सिया की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। अक्षत के हर मूव से सिया की बॉडी में करंट दौड़ रहा था। थोड़ी देर में सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो अक्षत उसे छोड़ देता है और उसको पलट के उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। अक्षत सिया के बालों को एक साइड करता है और उसके कुर्ते की डोरी खोल देता है। सिया अपनी कुर्ती को हाथों में कस के पकड़ लेती है। अक्षत थोड़ा नीचे बढ़ता है और अपने मुंह से ही सिया के कुर्ती के हुक खोल देता है। उसके कुर्ते को उसके कंधों से नीचे करके उसको किस और बाइट करने लगता है। थोड़ी देर में सिया की कुर्ती फर्श पे पड़ी हुई थी और वो अक्षत के सामने ब्लैक ब्रा में खड़ी थी। अक्षत के हाथ सिया के पेट पे चल रहे थे। वो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगता है कि सिया उसके हाथों को पकड़ के रोक लेती है और अपना सिर नीचे करके बोली, अक्षत प्लीज आगे नहीं। अक्षत उसकी बात सुन के मुस्कुरा उठता है और उसके कान को किस करते हुए बोलता है, ओके माय लव। आगे हम तभी कंटिन्यूज करेंगे जब तुम्हारी मर्जी होगी। और इतना बोल के वो बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं और सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही इन सब से दूर होटल मरीन में मिस्टर नारायण एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के बेड पे लेट हुए थे। उस पूरे रूम में सिर्फ इस लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी।
जो बोल रही थी, मिस्टर नारायण, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब मुझे नहीं लगता कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे। उस लड़की की बात का जवाब देते हुए मिस्टर नारायण बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए समीरा जी, ये प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा। बस आप यूं ही मुझे खुश कर दिया कीजिए कभी कभी, तो उसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी। आप बस कल आपकी जीत की खुशी में अगर मुझ नाचीज से मिलने फिर आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आगे के किसी प्रोजेक्ट में परेशान करता। एमआर नारायण की बात सुन के समीरा बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और मैं मेरा। वही आर्यन घर में बने बार में देवदास बना हुआ था। वही उसके पास खड़ा रिवान उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, सर आपने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन आर्यन किसकी सुनने वाला था। वो एक बॉटल हाथ में लेके रिवान के पास जाके बोला, जब मैंने उसे खुद अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा है तो वो बाहर कैसे नहीं आई। आसमान निगल गया या धरती खा गई उसको, या फिर उसने कंपनी की बिल्डिंग के नीचे से ही कोई सुरंग तो नहीं बना रखी है अपने घर तक। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पे। रिवान आर्यन गुस्से से चिखते हुए बोले जा रहा था। थोड़ी देर में आर्यन पीते पीते बेहोश हो जाता है और रिवान उसे ले जाके बेड पे सुला देता है और बोलता है, ये हवसी कब सुधरेगा। अगर उस डेविल अक्षत को पता चल गया कि इसकी नज़र उसकी एक एम्प्लॉई पे है तो वो इसको फाड़ के रख देगा। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। इतना बोल के वो भी रूम से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। वही अक्षत अपने स्टडी रूम में बैठा किसी से कुछ बात कर रहा था। उसके साथ विराज भी था। कॉल काट के अक्षत विराज की ओर एक कातिलाना स्माइल करता है और रूम से बाहर जाते हुए बोलता है, चलो सो जाते हैं, कल की सुबह बड़ी कातिलाना होने वाली है। और दोनों जाके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। सब लोग अपना अपना दाव चल चुके थे। सबको बस कल का इंतजार था। कौन बनेगा बादशाह और किसको मिलेगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा अपने घर ना जाके आर्यन के घर चली जाती है। उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था तो वो पेन किलर खा लेती है और फिर एक हॉट शावर लेके बिना कपड़ों के ही सो जाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट किसको मिला है ये अनाउंसमेंट रात को मिस्टर नारायण के घर होने वाली पार्टी में अनाउंस होगा। क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे है और उन्होंने ये अपनी बेटी के बर्थडे की खुशी पर ही लॉन्च करने का सोचा था। समीरा शांति सो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि जो भी उसने किया है उसके बाद प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा जिसे वो चाहती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो प्रोजेक्ट किसे मिले, वो बस ये चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट अक्षत को ना मिले और उसे नुकसान हो। क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जिसको भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसके लिए टॉप पोजीशन पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले सिंघानिया अंपायर फर्स्ट पोजीशन पर था, लेकिन अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट ना मिले तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसलिए सबने इस प्रोजेक्ट के लिए दाव खेला था। आर्यन की भी रात की उतरी नहीं थी, वो भी घोड़े बेच के सो रहा था। अक्षत और विराज अक्षत के केबिन में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके फेस पर चिंता की लकीरें थी। अक्षत बार बार अपना फोन चेक कर रहा था जैसे किसी का कॉल आने का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी देर के इंतजार के बाद अक्षत का फोन बजता है और वो जोड़ी से कॉल अटेंड करके बोला, हाँ कबीर बोलो, क्या खबर है। सामने से कबीर कुछ बोला और अक्षत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। उसके बाद अक्षत और विराज दोनों ही ऑफिस से निकल जाते हैं। जाने से पहले अक्षत सिया को बता देता है कि उसे आज एक पार्टी में जाना है तो घर आने में देर हो जाएगी। वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए। दोपहर में आर्यन की नींद खुली और वो घड़ी में टाइम देखता है। टाइम देख के उसकी आंखें पूरी खुल जाती है। वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर में वो रेडी होके हाल में बैठा हुआ था और उसके सामने रिवान खड़ा था। आर्यन रिवान को घूरते हुए बोला, समीरा कहाँ है और काम हुआ कि नहीं। सर समीरा मैम गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही है और सर काम भी हो चुका है। रिवान की बात सुन के आर्यन के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और वो उसे जाने का इशारा करके खुद गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। वो गेस्ट रूम के अंदर जाके डोर लॉक करता है और
समीरा की ओर बढ़ जाता है। समीरा को देख के वो अपना कंट्रोल खोने लगता है, क्योंकि समीरा ने खुद को सिर्फ लव बॉडी को ही ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। आर्यन समीरा की बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। किसी को अपने रूम में महसूस करके समीरा अपनी आंखें खोलती है और सामने आर्यन को देख के उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी बाहें फैला देती है और आर्यन को अपने पास आने का इशारा करती है। आर्यन भी खुश होके उसके पास जाता है और उसके होठों पर किस करके बोला, बेबी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन माय लव, उस बूढ़े ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? उस अक्षत सिंघानिया ने जो दर्द मुझे दिया है, उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। और अब वो भुगतेगा। उसे भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। आर्यन बात को बदलने के इरादे से बोला, वैसे बेबी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा कंट्रोल खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। तुम्हें रोका किसने है? समीरा एक आईब्रो उठा के बोलती है। उसकी बात सुन के तो आर्यन को लाइसेंस मिल जाता है, वो तो बस फॉर्मालिटी के लिए पूछ रहा था। वो अपने कपड़े उतार देता है और समीरा के ऊपर आ जाता है। वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। समीरा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, लेकिन वो उसके गले में ही दबी रह जाती है, क्योंकि कल रात को मिस्टर नारायण ने उसे बुरी तरह नोचा था और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। थोड़ी देर में उस पूरे रूम में समीरा की सिसकियां गूंजने लगती है। करीब 2 घंटों के बाद वो दोनों वैसे ही उस ब्लैंकेट में सो जाते हैं। दिन से रात होती है और आखिर वो पल भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। अक्षत ने आज ब्लैक कोलियर का टक्ससिडो पहना था और वही विराज ने ब्लू कलर सिलेक्ट किया था। दोनों ही बिल्कुल जहर लग रहे थे। वही समीरा और आर्यन ने मैचिंग ड्रेस कैरी करी थी। समीरा ने ब्लू कलर का गाउन पहना था जो को ऑफ शोल्डर था और उसमें टाई तो कट लगा हुआ था। वही आर्यन ने ब्लू सूट कैरी किया था और वो दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पार्टी मिस्टर नारायण के घर पर ही होने वाली थी। सब लोग रेडी होके अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले वहां आर्यन और समीरा पहुंच जाते हैं। उनके वहां आते ही मीडिया उन पर सवालों की बौछार कर देती है और वो दोनों भी खुशी से सबका जवाब देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां द अक्षत सिंघानिया की एंट्री होती है। अक्षत के आते ही पूरी मीडिया उसे घेर लेती है, लेकिन उससे पहले ही अक्षत के बॉडीगार्ड उसको और विराज को कवर कर लेते हैं और अक्षत बिना किसी को जवाब दिए ही अंदर बढ़ जाता है। अक्षत और विराज के आते ही सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। अक्षत के आते ही मिस्टर नारायण उनका वेलकम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अक्षत मिस्टर नारायण को देख के एक डेविल स्माइल करता है और उनसे मिलके वो और विराज दोनों ही अपने लिए एक चेयर देख लेते हैं और उस पर राजा की तरह बैठ जाते हैं। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे कि एक बार अक्षत से बात हो जाए। कुछ तो अपनी परियों को भी लेके आए थे कि अक्षत की नज़र उनकी बेटी पर पड़ जाए और उनके भाग खुल जाए। लेकिन अक्षत तो अपनी प्यारी बीवी की फोटो देख के मुस्कुराए जा रहा था। वही अक्षत को देख के आर्यन और समीरा के अंदर आग लग जाती है, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि आज अक्षत को उसकी जिंदगी की पहली हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए दोनों खुश थे। अचानक आर्यन को पता नहीं क्या सूझा कि वो अक्षत के पास गया और बोला, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप अकेले? आपकी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाई दे रही? या फिर वो कुछ ज्यादा ही डाउन मार्केट गई कि आपको उसे सबके सामने लाने में शर्म आती है? अक्षत उसकी बात पर एक छोटी सी स्माइल करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। आर्यन को उसके कुछ ना बोलने से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में मिस्टर नारायण स्टेज पर खड़े होते हैं माइक लेके, और वो बोले, आप सबका यह आने के लिए दिल से शुक्रिया। आज इस पार्टी की 2 वजह है। पहली तो ये कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, और दूसरी ये कि आज मैं अपनी बेटी को अपना सब कुछ सौंप के रिटायर होने वाला हूँ। और रही बात उस प्रोजेक्ट की, तो वो किसको मिलेगा ये मेरी बेटी अनाउंस करेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो ही हैंडल करेगी।
So ladies and gentlemen, please welcome my daughter Nikita. M.R. नारायण के उतना बोलते ही एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर गिरती है और एक लड़की जिसने एक शॉर्ट बॉडी फिटेड ड्रेस पहन रखी थी। उस ड्रेस को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निकिता के जूनियर वर्जन की ड्रेस हो और उसने आज के लिए ही संभाल रखी हो। उसकी बॉडी उस ड्रेस में पूरी रिवील हो रही थी। आप सब उर्फी जावेद के ड्रेस सोच सकते हैं। कुछ ऐसा ही निकिता ने पहना था। चेहरे पर 4 किलो मेकअप के साथ वो अपने 800 किलो के एटीट्यूड को लेके नीचे आई। अब के बारी लड़कों की थी मुंह फाड़ने की, लेकिन हमारे अक्षत और विराज महाशय इनको तो निकिता के वहां होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए वहां आए थे। उन्होंने एक नज़र भी उनको नहीं देखा। लेकिन निकिता की नज़र अक्षत पर जा चुकी थी और वो लस्ट भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे स्टेज पर आई और अपने डैड के पास गई और थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद केक कट होने की अनाउंसमेंट हो गया। केक कट होने के बाद निकिता स्टेज पर आई और बोली, हेलो एवरीवन, मेरी बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा धमाल तो बनता है। सो गाइज, अपने अपने पार्टनर का हाथ थाम लीजिए दिल खोल के डांस करने के लिए। हाल की लाइट्स ऑफ होती है और कुछ डांसिंग लाइट्स ऑन हो गई और म्यूजिक हो गया। शाम है, जाम है और है नशा। तन भी है, मन भी है पिघला हुआ। छाई है रंगीनियां, फिर भी हैं बेताबिया क्यों? धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, पाना है क्या। गाने के शुरू होते ही सब लोग स्टेज पर आ जाते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। समीरा भी आर्यन के साथ स्टेज पर आ जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वो आज अपनी जीत की खुशी में डांस कर रहे थे, लेकिन किसको पता कि क्या होने वाला था। 2 घड़ी में ही यहां जाने क्या होगा। जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा। कौन किसके दिल में है फैसला होगा। फैसला है यही, जीत होगी मेरी। हो दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। निकिता भी अक्षत के पास जाके उससे डांस के लिए आउचती है, लेकिन अक्षत उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहां है ही नहीं। निकिता के काफी इंसिस्ट करने के बाद अक्षत विराज का हाथ उसके हाथ में दे देता है और खुद अपने फोन में बसीज हो जाता है। विराज को देख के निकिता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर में सबके पार्टनर चेंज होते हैं और निकिता आर्यन के पास आ जाती है और समीरा और विराज कहीं और। लेकिन समीरा को देखते ही विराज का मुंह बन जाता है। वो डांस छोड़ के ही वापस आ जाता है, लेकिन बेचारी समीरा जो घूमते हुए उसके पास आ रही थी वो संभल नहीं पाती, आया गिर जाती है। वो खुद को ठीक से खड़ा करती है और काउंटर पर जाके पैनी लगती है। वही निकिता को देख के आर्यन जा दिल गोते खा रहा था। आओ मैं तुमसे कहूँ बात चुपके से, रंग बदलेगी पल में रात चुपके से। तुमको ले जाऊंगा फिर साथ चुपके से, जाओगे तुम कहाँ, देखो मैं हूं यहां। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, पाना है। थोड़ी देर में सबका डांस खत्म होता है और एक बार फिर निकिता स्टेज पर होती है और बोलती है, जिस बात का सबको इतना इंतजार था अब वो पल आ गया है। तो मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट सिंघानिया अंपायर के सीईओ मिस्टर अक्षत सिंघानिया को मिलता है। अनाउंसमेंट सुन के किसी का चेहरा खिल जाता है तो किसी का डार्क हो जाता है। वही निकिता अपने मन में होती है, मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में। M.R. सिंघानिया। निकिता स्टेज पर गई और ये अनाउंस करती है कि प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्री को मिला है। ये बात सुन के जहां अक्षत और विराज के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, वही समीरा और आर्यन का चेहरा काला पड़ जाता है। आर्यन गुस्से से काउंटर पर रखी सारी चीज तोड़ देता है। वही अक्षत अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल लेके स्टेज पर जाता है और उसी साथ ही विराज भी।
निकिता वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर पर्स लेकर आई और अक्षत और निकिता उस पर साइन करते हैं। निकिता अक्षत से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करती है कि अक्षत उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। विराज बात को संभालने के लिए खुद हैंडशेक करता है और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। सब लोग अक्षत के नेचर से अच्छे से वाकिफ थे तो कोई कुछ भी नहीं बोला। वहीं निकिता जाते हुए अक्षत को देख के अपने मन में बोली, मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में। अक्षत वहां से निकल के बाहर आ जाता है। वो वह से जाने को होता है कि तभी आर्यन वहां आ जाता है और वो आते ही बोला, आज की तेरी इस खुशी को अगर मैंने गम में नहीं बदला तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। बहुत आसमान में उड़ रहा है ना तू, एक दिन तुझे अपने इन्हीं पैरों तले रौंद दूंगा। और तेरी वो महबूबा वो तो मेरे बिस्तर पर होगी। उसने इतना ही बोला था कि आर्यन उसका गला पकड़ के उसे उठा के फेंक देता है। अक्षत इतना गुस्से में था कि उसने आर्यन को इतनी जोर से पटक दिया था कि वो गाड़ी पर गिरा था और गाड़ी का फ्रंट मिरर बिल्कुल चूर चूर हो गया था। अक्षत गुस्से से पागल हो गया था। वो आर्यन का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। अक्षत इतना गुस्से में था कि उसके बॉडीगार्ड्स की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। अब तक विराज भी वहां पर आ चुका था। अक्षत को इतने गुस्से में देख के उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसके पास जाके उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाहर हो रहे शोर को सुन के सब लोग बाहर आ चुके थे। अक्षत आर्यन को खड़ा करके उसके गले में हाथ डाल के उसे दबाने लगता है। विराज जल्दी से बॉडीगार्ड्स को आर्यन को अक्षत से अलग करने को बोला। सारे बॉडीगार्ड्स और विराज खुद आर्यन को अक्षत से बचने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बॉडीगार्ड्स आर्यन को लेके चले जाते हैं और विराज अक्षत को शांत करवाने लग जाता है। अक्षत का ऑरा ऐसा था कि सारे मीडिया वाले अपने कैमरे को बंद करके खड़े थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि नजर उठा के देख सके। वहां खड़े सब लोग अपना सिर झुकाए खड़े थे। विराज अक्षत को वहां से लेके निकल जाता है। डायनासोर मुंह से आग उगलते थे लेकिन अक्षत की आंखें ही सबको राख कर रही थी। अक्षत का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था तो विराज उसे लेके फार्म हाउस चला जाता है। फार्म हाउस पहुंचते ही अक्षत गुस्से से सारी चीज को तोड़ने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने पूरे फार्म हाउस का नक्शा ही बदल दिया था और अब बेचारे पंचिंग बैग की शामत आई थी। उसने पंचिंग बैग पर मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। उसके हाथों में भी चोट लग चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जाके वो शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपने गुस्से को शांत करने लगता है, लेकिन उसे रह रह के आर्यन के बोल सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर में वो फार्म हाउस से निकल के सिंघानिया पैलेस के लिए निकल जाता है। वही विराज इन सब से बेखबर अपना मस्त घोड़े बेच के सोफे पर फटकार के सो रहा था। उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं थी। अक्षत घर आके सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसकी नज़र सुकून से सोई हुई अपनी प्यारी बीवी पर जाती है। उसे देख के अक्षत का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो अपनी शर्ट निकाल के बेड पर लेट जाता है और सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और हल्के से उसके होठों पर किस करके वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद खुलती है तो सिया बेड के पास बैठ के उसके हाथ की ड्रेसिंग कर रही थी। अक्षत को जगा हुआ देख के वो बोली, ये चोट कैसे लगी? सिया की बात सुन के अक्षत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर थोड़ा रुक के बोला, गुस्सा आ गया था। ऐसा गुस्सा किस बात का को खुद को ही चोट लगा ली सिया। अक्षत को समझाते हुए बोलती है, और अगर गुस्सा आ भी गया था तो उसको इस तरीके से यूज करो कि जिसकी वजह से गुस्सा आया फिर वो दोबारा वैसी हरकत के बारे में सोचे ही ना। सिया की बात सुन के अक्षत को भी उसमें पॉइंट लगता है। सिया बैंडेज करके जाने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे कस के गले लगा लेता है। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि अक्षत उसे रोकते हुए बोला, प्लीज थोड़ी देर। उसकी बात सुन के सिया भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में अक्षत उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम ऑफिस चले जाना। और बिना गार्ड्स के बिल्कुल भी नहीं। सिया हमें सर हिला देती है। अक्षत जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है
और सिया नाश्ता बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। सिया ऑफिस चली जाती है और अक्षत विराज के साथ अपने फार्म हाउस पर जाता है, जहां उसने आर्यन को पकड़ रखा था। आर्यन की रात की चढ़ी हुई सारी उतर चुकी थी। अक्षत के बॉडीगार्ड ने उसे बुरी तरह मारा था। वही कबीर ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। कबीर ने उसका ऐसा ऑपरेशन किया था कि आर्यन अब बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसने आर्यन के वोकल सिस्टम को ही बिगड़ दिया था। अब आर्यन की आवाज लड़कियों के जैसी हो गई थी, और वो भी बच्चों वाली। कहने को कबीर ने आर्यन को आधी लड़की बना दिया था। सिर्फ आवाज से वो तो उसका पूरा ट्रांसप्लांट करने वाला था, उसके जेंडर का सिस्टम बिगड़ के, लेकिन विराज ने उसे रोक दिया था ये बोल के कि ये ऑपरेशन अक्षत खुद करेगा आर्यन का। थोड़ी देर में कबीर को अक्षत और विराज अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन दोनों का हाल में ही वेट कर रहा था। अक्षत एक नज़र कबीर को देखता है और आगे बढ़ जाता है। फिर फार्म हाउस के बैक एरिया में जाके एक बटन प्रेस करता है कि फार्म हाउस के पीछे लगी घास हट जाती है और सीढ़ियां दिखाई देती है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आर्यन अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसको देख के अक्षत की आंखें फिर से लाल हो जाती है, लेकिन उसे सिया की सुबह वाली बात याद आती है और वो खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर कबीर को बोला, इसको इसकी महबूबा के पास पहुंचा दो। इतना बोल के अक्षत वहां से जाने लगता है कि उसे आर्यन की न्यू आवाज सुनाई पड़ती है, जो बोल रहा था इस मेहरबानी की वजह जान सकता हो। जहां उसकी आवाज सुन के विराज और कबीर की हंसी छूट जाती है। वही अक्षत एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा और बोला, गलतफहमी नहीं पालते। तुम्हें दर्द मिलेगा, हर रोज मिलेगा। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि ना तुम जी पाओ और ना ही मर। मैं तुम्हारी जिंदगी झानुम बना दूंगा। आर्यन हैरान होकर पूछा, कम से कम इतना तो बता दो कि ये सब तुमने किया कैसे। आर्यन की बात सुन के अक्षत कल की बात याद करता है। फ्लैशबैक। कबीर ने अक्षत के पास कॉल किया और बोला, सर वो नारायण हमें धोखा देने वाला है। प्रूफ मैं आपको भेज चुका हूँ। आप बोलो तो उसका काम तमाम कर दो। उसे उठा लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और उसे कुछ मत करना कबीर। अक्षत कबीर को जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। अक्षत कबीर के भेजे हुए प्रूफ को चेक करता है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो विराज के साथ अपने फार्म हाउस पर आया, जहां कबीर ने मिस्टर नारायण को पकड़ रखा था। एमआर नारायण सोफे पर बैठे हुए थे। अक्षत गुस्से से चलते हुए अंदर आया और सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रख के बैठ गया। अक्षत को देख के मिस्टर नारायण बोले, मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे इस तरह यह क्यों बुलाया है? अक्षत ने तुरंत कहा, एमआर नारायण, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और फिर कबीर को इशारा करने लगा। कबीर मिस्टर नारायण के सामने उस होटल रूम की फोटो रख देता है जिसमें वो और समीरा साथ होते हैं। फोटो देख के मिस्टर नारायण के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद अक्षत आगे बोला, मिस्टर नारायण, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम है। अगर ये फोटोस उन तक पहुंच जाते तो कैसा हो? मिस्टर नारायण बोले, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा कुछ मत करिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अगर ये फोटोज मेरी वाइफ के पास चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। वो प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। उसकी बात सुन के अक्षत एक डेविल स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। आर्यन मुंह फाड़े सब सुन रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि कब अक्षत को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने पासा पलट दिया। अक्षत और विराज वहां से वापस ऑफिस आ गए। अक्षत जब केबिन में आया तो सिया कुछ काम कर रही थी। उसने अक्षत पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अक्षत के पास तो काम ही ये था। वो सिया का हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद सोफे पर लेट के उसकी गोद में सिर रख देता है। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो अक्षत से इशारों में पूछती है, क्या हुआ? बस थोड़ी देर अक्षत उसे जवाब देता है।
सिया भी आगे कुछ नहीं बोलती और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। वही विराज अपने केबिन में आता है और प्रिया को खींच के दीवार से लगा के किस करने लगता है। थोड़ी देर की एक डीप किस के बाद विराज उसे छोड़ देता है। वहां विराज के फेस पर एक स्माइल थी, वही प्रिया उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हें फिर से किस चाहिए? विराज बेशर्मी से बोला। उसकी बात सुन के प्रिया जल्दी से ना में सिर हिलाती है और उसे धक्का देके भाग जाती है। वही अक्षत का केबिन खुलता है और एक सकस अंदर आता है, जिसको देख के जहां सिया की हालत खराब हो गई थी वही अक्षत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षत सिया की गोद में अपना सर रख के सोया हुआ था। अचानक उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और सामने खड़े शख्स को देख के अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है, तो वही सिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। अक्षत जल्दी से खड़ा होता है और अपनी चेयर पर बैठ के अपना काम करने लगता है। डोर पर और कोई नहीं, निकिता ही थी जो अक्षत से मिलने को उसके ऑफिस आ गई थी प्रोजेक्ट का बहाना लेके। अक्षत उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो वहां एक्सिस्ट ही नहीं करती। निकिता अक्षत के इग्नोर करने पर गुस्से से लाल हो गई। सिया को देख के उसका दिमाग गर्म हो रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत रखते हुए अंदर आई। अक्षत के सामने खड़ी होके बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। अक्षत एक नज़र निकिता की ओर देख के उसे गाइड मॉर्निंग बोला और फिर से अपने काम में लग गया। अक्षत के कुछ ना बोलने पर निकिता को बड़ी चीड़ मचती है और वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप अपने क्लाइंट्स से ऐसे पेश आते हैं? मिस निकिता, पहली बात तो ये कि मैं अपने क्लाइंट्स से कैसे बात करता हूँ ये मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, और दूसरी बात ये कि मुझे बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। अक्षत का इशारा निकिता की ओर था क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के ही आगती थी। निकिता अपनी बेइज्जती का घूंट पी के भी शांत रहती है और बोली, मुझे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये प्रोजेक्ट मैं नहीं, मेरा भाई विराज हैंडल करेगा, तो आपको जो भी बात करनी हो वो विराज से ही करना। इतना बोल के अक्षत अपने चेयर से उठता है और सिया को मीटिंग की फाइल्स लाने का बोल के वहां से मीटिंग रूम की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो करनी थी। वही निकिता का गुस्सा अपनी हद पर कर चुका था। सिया अक्षत की बात सुन के फाइल्स कलेक्ट करके जाने लगती है कि निकिता को सिया और अक्षत का पास होना याद आता है और वो सिया का रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। फिर उसे टाउंट मारते हुए बोली, इसीलिए मैं मिडिल क्लास लोगों से नफरत करती हूँ। जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी चांस दिखता है वही वो लोग मुंह मारना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है आपका? सिया ने गुस्से में पूछा। निकिता अकड़ दिखाते हुए बोली, इतनी भी तुम स्मार्ट नहीं हो जो मुझे बेवकूफ बना सको। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को गरीबी में जीना नहीं चाहती, इसलिए ही तो तुमने सोचा होगा बॉस अमीर है, हैंडसम भी है, ऊपर से सिंगल, तो क्यों ना चांस मार किया जाए। इसलिए तुम ये इतना रेडी होके आती हो ना कि अपने बॉस को सेड्यूस कर सके। पर तुम्हारी दाल यह नहीं गलेगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा होगा। सिर्फ मेरा? अक्षत सिंघानिया, सिर्फ मेरा होगा और तुम तो देखती रह जाओगी। इसलिए तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, दूर रहो उससे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों को उसके जैसे लड़के टिश्यू पेपर की तरह उसे करके फेंक देते हैं। सिया को निकिता की बात सुन के गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करके जाने लगती है। उसके ऐसे जाने से निकिता को भी और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो गुस्से में सिया को मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है। लेकिन उस हाथ सिया को छू भी पाता उससे पहले ही सिया उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देती है और बोली, अपना ये नाजुक हाथ संभाल के रखिए मैडम, कहीं टूट ना जाए, फिर आपको अपने चेहरे पर ये 400 किलो की लीपा पोती के लिए भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। और एक बात, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने पति के अलावा और कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। सबको अपना जैसा नहीं समझते, और अगर दोबारा तुमने मुझे हाथ लगन की कोशिश करी तो हाथ तोड़ के मुंह में दे दूंगी, न कुछ बोल पाओगी ना ही ये एशियन पेंट लगा पाओगी। इतना बोल के सिया निकिता का हाथ छोड़ देती है और फाइल लेके वहां से चली जाती है। सिया के जाने के बाद निकिता अपना हाथ सहलाते हुए बोली,
अगर तुम्हें यह से बाहर का रास्ता ना दिखाया तो मैं भी निकिता नहीं। सिया मीटिंग रूम में जाती है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सिया का चेहरा अब भी गुस्से से लाल हो रखा था। अक्षत उसकी ओर एक नज़र देखता है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोल पाता। वही प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है और विराज के केबिन में चली जाती है। वो विराज को इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में वहां निकिता आती है और विराज से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं जा सकती थी। निकिता को देख के प्रिया का दिमाग खराब होने लगता है, या ये बोले कि उसे जलन हो रही थी। वो निकिता की ओर गुस्से में देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। विराज को उसकी ये जलन साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो प्रिया को परेशान करने के लिए निकिता के थोड़ा पास हो जाए उससे बात करने लगता है। प्रिया के सब्र का बांध टूटने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल ही करके रखती है। थोड़ी देर में निकिता वहां से चली जाती है और विराज अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही अपना फोन उठा के उसे कान से लगा लेटाया और बोलता है, जियान जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ, यह आग लगी हुई है। प्रिया को उसकी बातें अच्छे से समझ आ रही थी और उसके सब्र का बांध भी टूटता जाता था। वो गुस्से से विराज की चेयर के पास जाती है और एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ के बोली, जायदा किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने किसी के साथ चिपकना चालू कर दिया तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर दोबारा वो चिपक ली या उसकी कोई रिश्तेदार मुझे तुम्हारे आसपास भी दिखाई दे गति ना, तो मैं तुम्हें यहीं से उठा के फेंक दूंगी, और अगर फिर भी बच गए तो केरोसिन डाल के आग लगा दूंगी। विराज को प्रिया से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो उसके इस एक्शन से हैरान ही रह गया था और मुंह फाड़े सब देख रहा था। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर को निकल जाते हैं। वही आर्यन के घर में डॉक्टर्स की पूरी टीम आर्यन का इलाज कर रही थी। वही समीरा और रिवान उसके पास ही खड़े थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स और रिवान बाहर होते हैं, उनके साथ समीरा भी होती है। हेड डॉक्टर आगे आता है और बोलता है, मिस समीरा, मिस्टर आर्यन ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज कभी भी अब नॉर्मल नहीं होगी। और एक बात, अब से जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो तो उन्हें अपनी हद में ही रहना होगा, क्योंकि अगर वो वाइल्ड हुए तो उन्हें ही नुकसान होगा और वो शायद फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर की बात सुन के समीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपना सिर हाँ में हिला देती है। अक्षत, विराज और सिया घर वापस आ जाते हैं। उन्हें सब लोग हाल में ही दिखाई देते हैं और किसी चीज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो तीनों भी आज उन सब को ज्वाइन करते हैं, तो सिया को पता चलता है कि कल अक्षत का बर्थडे है। सब लोग अक्षत की बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, लेकिन अभी अक्षत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वो पार्टी के लिए मना कर देता है, तो सबके चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन वो सबको फार्म हाउस पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ पार्टी की परमिशन दे देता है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। अक्षत फ्रेश होने के लिए रूम में जाने लगता है और जाते जाते विराज को देखते हुए बोला, प्रिया को भी बुला लेना। ये प्रिया कौन है? दादी पूछती है। दादी वो भाभी की दोस्त है, विराज जल्दी से बोलता है। उसके बाद विराज भी जल्दी से बहाना लगा के भाग जाता है। सिया जब रूम में जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका हैंडसम हब्बी सिर्फ एक टॉवल में अपने कान पर फोन लगाए किसी से बात कर रहा था। अक्षत को देख के सिया का गला सूखने लगता है। सिया खुद को कंट्रोल करके वहां से जाने लगता है कि अक्षत उसकी कमर पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और अपना फोन कट करके बेड पे फेंक देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी नाक को उसकी गर्दन पर रब करते हुए बेहद ही सेड्यूस वॉइस में बोला, क्या देख रही हो बीवी? सब तुम्हारा ही है। अक्षत के छूने से सिया के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत को उसे देख के बड़ी हंसी आ रही थी। वो उसके गालों पर किस करते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं बीवी और तुम्हारा ये हाल है। जब कुछ करूंगा तो क्या होगा? और मुझे तो पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। अक्षत की बात सुन के सिया झट से अपनी आंखें खोल के बोली, नहीं मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए।
मेरा क्या हाल होगा क्रिकेट टीम में। सिया अपनी धुन में बोले जा रही थी, वही अक्षत उसको देख के मुस्कुराए जा रहा था। जब तक सिया को रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है, उसके गाल लाल टमाटर हो गए थे। अक्षत उसको छेड़ते हुए आगे बोला, तो तुम्हें बच्चे चाहिए? तुमने पहले क्यों नहीं बताया बीवी? मैं तो कब से तैयार हूँ। सिया का मन कर रहा था कि वो कोई गुड्डा खोद के उसमें छुप जाए, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। अक्षत उसकी ओर झुकते हुए बोला, अब मेरी बीवी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू करूं? सिया की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वो अचानक ही बोली, दादी संभाल के। सिया की आवाज से अक्षत मुड़ के देखता है और इतनी देर में सिया उसे धक्का देके भाग जाती है। सिया बाथरूम के डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर बोली, बच गई। वही अक्षत को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सिया फिर से उसका पोपट बनके चली गई। वो बाथरूम के डोर पर नोक करके बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया बीवी। इसकी सजा के लिए रेडी रहना। दोस्तों, कल अक्षत का बर्थडे है। कल का एपिसोड धमाकेदार होगा और रोमांटिक भी। आगे का नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।